नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। झारखंड में छात्रों का आंदोलन अभी भी रहेगा जारी। 24 दिन के छात्र आंदोलन के बाद झुकी झारखंड सरकार, लेकिन अभी भी छात्रों की सारी मांगे नहीं मानी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टीडीपीएल एजेंसी के जरिए कराई गई जेएसएससी सीजीएल समेत सभी परीक्षाओं और उनके नतीजों को रद्द करने का किया ऐलान और 2014 से अब तक हुई भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की सीआईडी जांच के दिए निर्देश। सोरेन सरकार के फैसले के बाद रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरना दे रहे छात्रों का अनशन खत्म, जश्न का माहौल देखने को मिला। देवेंद्र नाथ महतो समेत बाकी अनशन पर बैठे छात्रों ने पानी और जूस पीकर अपनी भूख हड़ताल खत्म की। 16 दिन तक भूख हड़ताल पर रहे देवेंद्र नाथ महतो ने सरकार के ऐलान के बाद अनशन तो तोड़ दिया, लेकिन उनकी बातों से साफ हो रहा है कि सोरेन सरकार की चुनौती अभी भी खत्म नहीं हुई है। महतो ने साफ कह दिया है कि उन्हें गारंटी वाला सिस्टम चाहिए, ऐसी गारंटी जिसके बाद ये तय हो जाए कि भविष्य में पेपर लीक कभी ना हो और ये लड़ाई अंतिम हो। छात्र नेता अभी भी 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग पर कायम है। यानी सरकार ने आंदोलन की अहम मांगों पर फैसला ले लिया है, लेकिन छात्रों की सभी मांगें अभी पूरी नहीं हुई है। उनका कहना है कि सरकार अगर गड़बड़ी करती है तो वो चुप नहीं रहने वाले हैं। छात्र आंदोलन के 24वें दिन झारखंड सरकार में मंत्री दीपिका पांडे ने कहा कि सरकार शुरू से ही छात्रों के प्रति संवेदनशील थी और छात्रों की बात को गंभीरता से सुना गया। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने सीबीआई जांच की मांग दोहराई है। उन्होंने कहा कि टीडीपीएल के जरिए की गई भर्ती रद्द करना एक कदम है, लेकिन दोषियों पर कार्रवाई के लिए सीबीआई जांच जरूरी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान नई दिल्ली के पूसा स्थित एनएएससी कॉम्प्लेक्स में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च सोसाइटी की 97वीं सालाना आम बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान दोपहर बाद नई दिल्ली के पूसा कैंपस में दोनों मंत्रालयों के अधिकारियों को शपथ भी दिलाएंगे। ये शपथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के भाषण में घोषित शक्ति की सप्तधारा के अनुरूप होगी। बैठक का उद्देश्य 2047 तक विकसित भारत के विजन में कृषि व ग्रामीण विकास के लिए ठोस कार्य योजना तय करना है। इस दौरान विभागों के रोडमैप, लखपति दीदी योजना के विस्तार और किसानों ग्रामीणों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नई दिल्ली में आयोजित पब्लिक सेक्टर बैंक कॉन्फ्रेंस 2026 के आखिरी दिन कार्यक्रम को करेंगी संबोधित। इसका आयोजन वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा किया जा रहा है। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की मौजूदगी में विझिंजम इंटरनेशनल सीपोर्ट पर निर्यात आयात की शुरुआत होगी। सर्बानंद सोनोवाल पहले एक्सपोर्ट कंटेनर को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आज नई दिल्ली में यामानाशी प्रांत के गवर्नर कोतारो नागासाकी के नेतृत्व में आए एक उच्च स्तरीय जापानी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। आज वो बीजेपी के राज्य नेतृत्व के साथ कई बैठकें करेंगे और युवा संवाद कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत 31 नए आवेदनों को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,877 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में आवेदकों को मंजूरी पत्र सौंपे। इन परियोजनाओं से 9,500 से अधिक रोजगार मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 7 गुना बढ़ा है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में 11 गुना की वृद्धि दर्ज की गई है। एनटीए में परीक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सोमवार को बैठक की। बैठक में एनटीए की मौजूदा व्यवस्था और हालिया परीक्षा संबंधी मुद्दों की समीक्षा की गई।
सरकार ने एनटीए से 50 से ज्यादा कर्मचारियों को हटाया। मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी, मुख्य वित्त अधिकारी सहित 10 नए पेशेवर पदों के लिए विज्ञापन और नियुक्ति प्रक्रिया जारी। साइबर सुरक्षा, साइकोमेट्रिक्स, प्रश्न पत्र तैयार करने और अन्य विशेषज्ञ क्षेत्रों के लिए निजी क्षेत्र से भी विषय विशेषज्ञों को किया जा रहा है शामिल। शिक्षा मंत्री ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। एनटीए को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का गहन तरीके से ऑडिट करने और सुधारात्मक कदमों पर रिपोर्ट सौंपने को भी कहा गया है। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास और क्रियान्वयन ट्रस्ट की तीसरी एपेक्स मॉनिटरिंग अथॉरिटी की बैठक दिल्ली में कल आयोजित की गई। इस दौरान बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ट्रस्ट को मिले 3000 करोड़ रुपए के उपयोग पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल शामिल हुए। बैठक में देश भर में चल रहे 11 औद्योगिक कॉरिडोरों की प्रगति की समीक्षा हुई। भारत की मेजबानी में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की आज नई दिल्ली में होने जा रही है। ये बैठक भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 की मुख्य थीम सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के अंतर्गत आयोजित की जा रही है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में बैठक में पर्यावरण संरक्षण के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी और इसके साथ ही सतत विकास और जलवायु कार्रवाई पर भी मंथन होगा। इससे पहले कल ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन व टिकाऊ विकास पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई। भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के लिए प्राथमिकता वाले 4 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वन रोपण, दावानल और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और अनुकूलन शामिल है। ब्रिक्स युवा नेताओं, नवप्रवर्तकों और उद्यमियों की 2 दिवसीय ब्रिक्स यूथ काउंसिल मीटिंग और यूथ समिट कल से गांधीनगर में शुरू होगी। बैठक में युवा सहयोग, नवाचार और विकास के मुद्दों पर चर्चा के साथ ब्रिक्स प्रक्रिया के लिए सुझाव भी तैयार किए जाएंगे। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में 8वां ब्रिक्स यूथ एनर्जी समिट कल वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया। भारत की मेजबानी में ब्रिक्स कस्टम्स एक्सपर्ट्स की बैठक चंडीगढ़ में हो रही है। वहीं ब्रिक्स कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुखों की बैठक चंडीगढ़ में ही कल आयोजित की जाएगी। इनमें कस्टम्स सहयोग को मजबूत करने, वैध व्यापार को आसान बनाने और सहयोग के जरिए कस्टम्स के आधुनिकीकरण को आगे बढ़ाने पर फोकस होगा। भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री के 15वें संस्करण में भाग लेने के लिए भारतीय सेना की टुकड़ी थाईलैंड रवाना हुई। यह अभ्यास आज से 31 अगस्त तक थाईलैंड के सूरत थानी स्थित विभावादी रिंगसिट कैंप में आयोजित होगा। अभ्यास में दोनों देशों के 85 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय दल में 9 गोरखा राइफल्स के जवान शामिल हैं। प्रशिक्षण के दौरान जंगल और अर्ध शहरी क्षेत्रों में आतंकवाद रोधी संयुक्त अभियानों पर फोकस रहेगा। भारत नेपाल के बीच मजबूत सैन्य रिश्तों की एक और मिसाल। भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाली सेना के जनरल का मानद रैंक प्रदान किया। संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत तैनात 200 से ज्यादा भारतीय शांति सैनिकों को यूएन मेडल से किया गया सम्मानित। इनमें 6 महिलाओं और 7 स्टाफ अधिकारी समेत 210 भारतीय शांति सैनिक शामिल। मिशन ने इसे भारत के ब्लू हेलमेट्स के लिए गर्व का क्षण बताया। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के पहाड़ी जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में 21 अगस्त तक बारिश होने की संभावना है। देहरादून और बागेश्वर में कल शाम से रुक रुक कर बारिश हो रही है। वर्षा और भूस्खलन के कारण उत्तराखंड की लगभग 97 सड़कें अवरुद्ध। सड़कों को खोलने के प्रयास भी जारी। यात्रा की योजना बनाने और नदी नालों के पास नहीं जाने की सलाह। उत्तराखंड में मौसम की स्थिति को देखते हुए देहरादून जिले के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र आज बंद रहेंगे। उत्तराखंड के टिहरी जिले के मुनि की रेती क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण खारा स्रोत के पास बरसाती नाला अचानक उफान पर। तेज जल प्रवाह को देखते हुए मौके पर तैनात एसडीआरएफ टीम ने तुरंत मोर्चा संभाला। उत्तराखंड के ऋषिकेश में बीन नदी में मैक्स वाहन पलटने के बाद एसडीआरएफ ने बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में 2 लोगों की जान बचाई। कल तेज बहाव के बीच वाहन नदी में पलट गया था। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और अंधेरे साथ ही साथ उफनती नदी के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया।
रेस्क्यू टीम ने बताया कि पहले एक व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया और इसके बाद दूसरे व्यक्ति को वाहन के अंदर से सुरक्षित बाहर निकाला गया। ओडिशा में लगातार हो रही भारी बारिश से उत्तर और तटीय इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। बालासोर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रपाड़ा और मयूरभंज समेत कई जिलों के सैकड़ों गांव पानी से घिर गए हैं। जाजपुर में इस साल चौथी बार बाढ़ का संकट है। यहाँ 8 ब्लॉक की 79 पंचायतों के 242 गांव प्रभावित हैं और 1,68,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। करीब 46,500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। केंद्रपाड़ा में 130 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं, जहां 80 नावें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। मयूरभंज में करीब 28,000 लोग प्रभावित हुए हैं और 26,741 लोगों को सुरक्षित निकाला भी गया है। राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ, ओडीआरएफ और फायर सर्विस की टीमें तैनात हैं। सीएम मोहन चरण मांझी ने प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालात की समीक्षा की। उन्होंने कल जाजपुर और भद्रक में बाढ़ प्रभावित इलाकों का नाव से दौरा किया। लाइफ जैकेट पहनकर मोटर बोट से पहुंचे मुख्यमंत्री ने लोगों की परेशानियां सुनी और जल्द राहत और पुनर्वास का भरोसा भी दिया। आंध्र प्रदेश के अंबेडकर कोनसीमा जिले में समुद्र में गए 8 मछुआरे हैं लापता। 3 अगस्त को ओडालारेवू से मछली पकड़ने निकली उनकी नाव 13 अगस्त तक वापस लौटनी थी, लेकिन अब तक न नाव लौटी है और न ही मछुआरों से कोई संपर्क हो पाया है। नाव में लगे मोबाइल फोन और जीपीएस सिस्टम के भी काम नहीं करने की जानकारी है। मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने भारतीय तटरक्षक बल से मदद मांगी है। मछुआरों की तलाश के लिए सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के दूसरे दिन राजौरी पुंछ नेशनल हाईवे पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राजौरी और पुंछ के बीच तीर्थयात्रियों की सुरक्षित और सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए हाईवे के अहम हिस्सों पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के जवान हाईवे और संवेदनशील स्थानों पर मुस्तैद हैं। सुरक्षा बल लगातार निगरानी कर रहे हैं और वाहनों की आवाजाही पर भी नजर रखी जा रही है। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पुणे और आसपास के क्षेत्रों में करीब 60,000 करोड़ रुपए की लागत से सड़क नेटवर्क किया जाएगा विकसित। मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि पुणे क्षेत्र में कई सड़क परियोजनाओं पर काम जारी है। प्रस्तावित पुणे संभाजीनगर एक्सप्रेसवे से दोनों शहरों के बीच यात्रा समय करीब 2 घंटे करने का लक्ष्य है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में 15 चयनित विजेताओं को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान किए। विजेताओं ने राष्ट्र निर्माण, पासपोर्ट सेवा, तकनीक और लेखा व्यवस्था में योगदान दिया है। अनुभव मंच सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपने सरकारी सेवा के अनुभव साझा करने का अवसर देता है। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से हैदराबाद, अबू धाबी और सिंगापुर के लिए वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं हुई शुरू।
नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने विजयनगरम एयरपोर्ट से शुरू हुई पहली उड़ानों के यात्रियों को बोर्डिंग पास और स्मृति चिन्ह भी दिए। एयरपोर्ट की शुरुआती क्षमता हर साल 60 लाख यात्रियों की है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 2 MQ-9B गार्डियन ड्रोन लीज पर लेने के लिए अमेरिका की जनरल ऑटोमिक्स के साथ 1943 करोड़ रुपए के करार पर किए हस्ताक्षर। 30 महीने की लीज पर मिलने वाले इन ड्रोन से हिंद महासागर क्षेत्र में नौसेना की समुद्री निगरानी और खुफिया क्षमता होगी मजबूत। ड्रोन लंबे समय तक समुद्री गतिविधियों पर नजर रखने में होंगे सक्षम। सरकार ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से जुड़े वायरल निवेश वीडियो को बताया फर्जी। वीडियो में 22,000 रुपए के निवेश से हर महीने 25 लाख रुपए से ज्यादा कमाई का दावा किया गया है। सेबी ने प्रतिभूति बाजार में साइबर सुरक्षा मजबूत करने के लिए 2 नए पोर्टल लॉन्च किए। इनमें साइबर घटनाओं की रिपोर्टिंग और सुरक्षा संबंधी जानकारी साझा करने की सुविधा होगी। सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने कहा कि 3 अगस्त से शुरू किया गया क्लोजिंग ऑक्शन सेशन जारी रहेगा। तुहिनकांत पांडे ने कहा कि सेबी बाजार से जुड़े पक्षों और इंडस्ट्री से मिले सुझावों पर लगातार विचार किया जाएगा। साथ ही जरूरत पड़ने पर व्यवस्था में जरूरी बदलाव भी किए जाएंगे। भारत में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग की बेरोजगारी दर जुलाई 2026 में घटकर 5.1% रही। श्रम बल भागीदारी भी बढ़कर 55.4% हो गई। महिलाओं की श्रम भागीदारी में भी सुधार दर्ज किया गया। भारत बना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश। वैश्विक मत्स्य उत्पादन में भारत करीब 8% का दे रहा है योगदान। सरकार के मुताबिक जलीय कृषि में भी भारत दूसरे स्थान पर है और झींगा उत्पादन व निर्यात में प्रमुख देशों में शामिल है। सरकार ने 2015 से अब तक इस क्षेत्र में 39,272 करोड़ रुपए का निवेश किया है। कृषि मंत्रालय के अनुसार 14 अगस्त तक खरीफ फसलों की बुआई का क्षेत्र 1,000 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच गया है। वहीं धान की बुआई 379 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में हुई। कतर से भारत में यूपीआई के जरिए पैसे भेजने की नई सेवा हुई शुरू। इस सेवा से कतर में रहने वाले भारतीय अब कतर पोस्ट के आउटलेट्स से भारत के यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधे भेज सकेंगे पैसे। संचार मंत्रालय ने बताया है कि ये सेवा कतर पोस्ट, इंडिया पोस्ट और एनपीसीआई इंटरनेशनल के सहयोग से विकसित की गई है। इससे तेज, सुरक्षित और आसान सीमा पार धन हस्तांतरण संभव होगा। निफ्टी कंपनियों के मुनाफे में वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में 18% की बढ़ोतरी हुई, जो 10 तिमाहियों में सबसे तेज वृद्धि है। वहीं स्मॉल कैप कंपनियों का मुनाफा 31% बढ़ा, जबकि मिड कैप कंपनियों की कमाई में 23% की वृद्धि हुई। रिपोर्ट के अनुसार कंपनियों के कमाई अनुमानों में भी देखने को मिला है सुधार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की भारत की चुनाव प्रणाली की तारीफ। उन्होंने अमेरिका में भी भारत की तरह सख्त चुनावी नियम लागू करने की मांग की। ट्रंप ने कहा कि भारत में 64.60 करोड़ मतदाताओं ने वैध पहचान पत्र के साथ मतदान किया। व्हाइट हाउस ने भी चुनाव सुरक्षा में भारत को अमेरिका से आगे बताया। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर बढ़ा। ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत रुकने के बाद सैन्य रुख और आक्रामक करने की चेतावनी दी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 17 जून के अंतरिम समझौते को आगे बढ़ाने से किया इनकार। साथ ही हॉर्मुज विवाद में ओमान के दखल पर ट्रंप ने बमबारी की दे डाली धमकी। इसी बीच ट्रंप ने ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC से बैक चैनल बातचीत की बात कही। हालांकि IRGC ने इस दावे को खारिज कर दिया है। दूसरी तरफ ईरानी अधिकारी ने कहा है कि कूटनीति नाकाम हुई तो अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी तोड़ने के लिए सटीक सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्यूंग ने मजबूत रक्षा क्षमता पर दिया जोर। उन्होंने कहा कि अमेरिका दक्षिण कोरिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास रक्षात्मक है और उत्तर कोरिया को धमकाने के लिए नहीं है।
ली ने अमेरिका से युद्धकालीन संचालन नियंत्रण के प्रस्तावित हस्तांतरण की प्रक्रिया जारी रखने की बात भी कही। उन्होंने परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम में तेजी लाने पर भी दिया जोर। संयुक्त राष्ट्र ने दक्षिणी लेबनान में हिंसा बढ़ने पर जताई चिंता। इजरायली हमलों में 11 लोगों की हुई मौत। यूएन ने कहा कि हिंसा के चलते लोग फिर सुरक्षित इलाकों की ओर भाग रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने सभी पक्षों से संयम बरतने और युद्ध विराम का पालन करने की अपील की है। जाम्बिया के राष्ट्रपति हाकाइंडे हिचिलेमा ने राष्ट्रपति चुनाव में करीब 60% वोट हासिल कर दूसरे कार्यकाल में जीत हासिल की। ग्रीस के सिफनोस द्वीप पर हेलीकॉप्टर दुर्घटना में पायलट समेत 3 लोगों की मौत हुई है। दुर्घटना की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है और मामले की जांच की जा रही है। फिलीपींस के जाम्बोआंगा शहर में एक हाई स्कूल में हुई गोलीबारी। मेयर के मुताबिक घटना में 2 छात्रों की हुई मौत, जिनमें एक संदिग्ध हमलावर भी शामिल। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप से 30 ट्रिलियन पैसों यानी कि करीब 9.58 अरब डॉलर के नुकसान का अनुमान। कोलंबिया के राष्ट्रपति अबेलार्डो डी ला एस्प्रिएला के मुताबिक इसमें 24.5 ट्रिलियन पैसों की इमारतें और 5.5 ट्रिलियन पैसों का इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज चौथी वरीयता प्राप्त लक्ष्य सेन अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। लक्ष्य का सामना ऑस्ट्रिया के पोलिंस वैलेंटाइन फिलिमोन से होगा। प्रतियोगिता के पहले दिन पुरुष एकल वर्ग में भारत के आयुष शेट्टी ने बड़ा उलटफेर किया। 21 वर्षीय आयुष ने मौजूदा विश्व चैंपियन और दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी शी युकी को 21-14, 13-21, 21-19 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने आसान जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया है। सिंधु ने आयरलैंड की 141वीं रैंकिंग वाली सोफिया नोबेल को 21-7, 21-11 के अंतर से हरा दिया। ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन को बराबरी पर रोकने के बाद भारतीय महिला हॉकी टीम आज विश्व कप के अपने दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध उतरेगी। भारत की नजरें पूल डी में शीर्ष 2 में जगह मजबूत करने पर होगी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम को विश्व कप के अपने दूसरे मैच में इंग्लैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ 2-4 से हार मिली। टीम इंडिया गोल्ड टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ मजबूत स्थिति में है। टीम ने पहली पारी में 178 रन की बढ़त हासिल की है। आज मैच का चौथा दिन है। तीसरे दिन श्रीलंका की टीम पहली पारी में 284 रन बनाकर आउट हुई। पहली पारी में श्रीलंका के लिए सोनल दिनुशा ने शतक लगाने में कामयाबी पाई। भारतीय स्पिनर रविंद्र जडेजा ने टेस्ट में अपने 350 विकेट पूरे कर लिए हैं। जडेजा टेस्ट में 4000 रन और 350 विकेट पूरे करने वाले दुनिया के चौथे खिलाड़ी बने। ईस्ट बंगाल ने एएफसी महिला चैंपियंस लीग के शुरुआती चरण में धमाकेदार आगाज किया है। ओलिविया अनोके के 2 गोल की बदौलत ईस्ट बंगाल ने बांग्लादेश के राजशाही स्टार्स एफसी को 4-0 से करारी शिकस्त दी। मोहन बागान सुपर जायंट ने रोमांचक जीत के साथ डुरंड कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। मोहन बागान ने जमशेदपुर एफसी को पेनल्टी शूटआउट में 9-8 से हराने में सफलता पाई। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने अलाउद्दीन अजारी की शानदार हैट्रिक के दम पर शिलांग लाजोंग को 5-2 से हराकर अंतिम 4 में प्रवेश कर लिया। एशिया जूनियर शतरंज चैंपियनशिप में भारत ने शानदार शुरुआत करते हुए ओपन और बालिका ब्लड्स वर्ग में 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। ओपन वर्ग में विघ्नेश वर्मुला ने बाजी मारी, जबकि बालिका वर्ग में सारण्या देवी ने स्वर्ण पदक जीता। फीफा में बड़ा प्रशासनिक बदलाव सामने आया है। संगठन के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर केविन लामूर को उनके पद से हटा दिया गया है। फीफा ने सोमवार को लामूर के जाने की पुष्टि की। कैमरून की महिला फुटबॉल टीम का स्वदेश पहुंचने पर राजधानी याओंडे में जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत के दौरान खिलाड़ियों के हाथों में ट्रॉफी और सड़कों पर प्रशंसकों की भीड़ ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि को और भी यादगार बना दिया।
7वीं वरीयता प्राप्ति का श्वांतिक ने सिंसिनाटी ओपन में शानदार वापसी करते हुए रोमांचक जीत दर्ज की। श्वांतिक ने मारिया साकारी को 4-6, 6-1, 6-1 से हराकर चौथे दौर में जगह बनाई। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।